वेलकम बैक। सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट का चैप्टर तीसरा, जिसके अंदर हम लोगों ने टॉपिक को कौन से कवर कर लिए। नर और मादा युग्मोद्भिद हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद नर और मादा में परागकण और बीजांड का डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा, परागकण किस प्रकार से बनेंगे, परागन प्रोसेस क्या होगी और निषेचन किस प्रकार से होता है ना, द्विनिषेचन, त्रिसलियन, ये प्रोसीजर आप लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो आएगा भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार से होता है, या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो क्या है, या एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है। अगर ये तीनों जो चीजें हैं वो सारी एक ही हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियो बनता कैसे, सबसे पहले हम इस चीज को देखें। तो भ्रूण का निर्माण किस तरह से हो रहा है कि जो परागकण होता है उनमें जो नर युग्मक पाए जाते हैं वो नर युग्मक अंड कोशिका से सलित होने के बाद क्या बनाते हैं, भ्रूण बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं ना। हम लोगों ने पढ़ा था कि नर युग्मक जो कि परागकण में होते हैं, एन होते हैं, ये जब अंड कोशिका से सलित होंगे तो क्या बनाते हैं, भ्रूण का निर्माण करते हैं, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक, मादा युग्मक अंड कोशिका है, दोनों के सलियन से क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। और युग्मनज डेवलप होकर के क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है, ठीक है। तो ये दोनों एन एन हो गए, तो ये क्या हो जाएगा 2n, और ये भ्रूण भी क्या होता है 2n होता है। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं कि नर युग्मक और अंड कोशिका यानी कि मादा युग्मक दोनों के सलियन से बनता युग्मनज है, लेकिन ये युग्मनज भ्रूण में कैसे कन्वर्ट होता है, भ्रूण के स्ट्रक्चर के रूप में कैसे डेवलप होता है, वो चीज हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इस जर्नी के बारे में, इस यात्रा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि युग्मनज से भ्रूण किस प्रकार से तैयार हो रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस भ्रूण परिवर्धन के बारे में या भ्रूण विकास के बारे में सबसे पहले किन्होंने बताया था, तो एक वैज्ञानिक का ध्यान हमें याद रखना है, नाम हैंस्टीन। हैंस्टीन नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले जो क्रूसीफेरी पादप होते हैं, क्रूसीफेरी कुल के जो पादप होते हैं, इनके जो द्विबीजपत्री पादप हैं, इन द्विबीजपत्री पादपों में इस प्रोसेस का अध्ययन किया था और सबसे पहले बताया था कि भ्रूण कैसे बनता है, ये युग्मनज से भ्रूण का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो किसने बताया था, हैंस्टीन ने बताया था। किसमें बताया था अध्ययन करके, क्रूसीफेरी पादपों के जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उन पादपों के अंदर इस प्रोसीजर के बारे में डिक्लेयर किया। अब बात करते हैं कि ये परिवर्तन किस प्रकार से होता है। देखिए, शुरुआत कहां से होती है, नर और मादा युग्मक के सलियन के बाद। तो डायग्राम के थ्रू हम लोग हर एक टॉपिक को देखेंगे। तो नर और मादा युग्मक यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट के मिलने से क्या बनता है, एक युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं युग्मनज, ठीक है, जो कि एक 2n है। 2n कैसे है, क्योंकि इसका निर्माण किस किस से हुआ है, एक तो नर युग्मक से और एक मादा युग्मक से, दोनों के सलियन से क्या बना, युग्मनज बना। आ रही बात समझ में। एक नर युग्मक कौन सा है, जो कि पराग नलिका में जो दो नर युग्मक आते हैं उनमें से एक नर युग्मक तो ये है, और दूसरा मादा युग्मक कौन सा है, जो अंड कोशिका थी, सहायक कोशिकाओं के ऊपर जो अंड कोशिका थी वो मादा युग्मक है। दोनों के सलियन से क्या बना, युग्मनज बना। जैसे ही युग्मनज बन जाता है, इस युग्मनज में क्या होगा कि एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होगा। अनुप्रस्थ विभाजन होने से ये एक कोशिका दो कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, दो कोशिकाएं बन गई। इनमें से जो ऊपरी कोशिका होती है ये तो कहलाती है एपिकल सेल यानी कि शीर्षस्थ कोशिका, और नीचे की जो कोशिका कहलाती है वो कहलाती है बेसल सेल या आधारी कोशिका, ठीक है। अब क्या होगा कि शीर्षस्थ कोशिका में और आधारी कोशिका में पुनः विभाजन होते हैं, लेकिन शीर्षस्थ कोशिका में तो होगा अनुदैर्ध्य विभाजन और आधारी कोशिका में पुनः अनुप्रस्थ विभाजन होता है।
तो इस कोशिका में जब अनुदैर्ध्य विभाजन होगा यानी कि सीधा विभाजन होगा तो इस प्रकार की कोशिका का स्ट्रक्चर तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। और इसे नीचे जो आधारी कोशिका थी इसमें वापस अनुप्रस्थ विभाजन हुआ तो कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर तैयार हो जाती है। आगे बात समझ में। अब उसके बाद हम लोग, अब ये तो ऊपर एरिया कौन सा हो गया, शीर्षस्थ कोशिका का, और नीचे वाला आधारी कोशिका का। वापस शुरू करते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से क्या बना, युग्मनज का निर्माण हुआ। युग्मनज क्या है, 2n है, ठीक है। ये ही भ्रूण में कन्वर्ट होने वाला है। कहां पर, भ्रूण कोश के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होगा यानी कि आड़ा विभाजन होता है जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं, ऊपरी कोशिका, शीर्षस्थ कोशिका, आधारी कोशिका, बेसल सेल या एपिकल सेल, ठीक है। अब ऊपरी जो एपिकल सेल होगी इसमें अनुदैर्ध्य विभाजन होगा, ठीक है। तो दो कोशिकाएं बन जाती हैं इस तरह से, और नीचे की कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे दो कोशिकाएं नीचे की ओर बन जाती हैं। अब हम लोग जो आगे डिवीजन देखने वाले हैं वो इसके अंदर शीर्षस्थ कोशिका को आगे विभाजित करके देखने वाले हैं। उसके बाद हम बेसल सेल के बारे में बात करेंगे। अब क्या होता है कि ऊपरी जो शीर्षस्थ कोशिका होगी जो कि अनुदैर्ध्य विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं में कन्वर्ट हो चुकी हैं, इनमें पुनः अनुप्रस्थ विभाजन होता है, ठीक है। अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो ये कोशिका कितनी कोशिकाएं बनाएंगी, 4 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती, ठीक है। और नीचे की जो कोशिका है वो तो अपनी जगह है ही, क्योंकि हम इनका विभाजन नहीं पढ़ रहे हैं। हालांकि ये विभाजन साथ साथ ही चलते हैं, एपिकल सेल और जो बेसल सेल है दोनों साथ साथ डिवाइड होते हैं, दोनों का डेवलपमेंट साथ साथ होता है। लेकिन हम लोग समझने के हिसाब से पहले एपिकल सेल के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम बेसल सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो 4 कोशिकीय एपिकल सेल वाली संरचना है इसको हम बोलते हैं 4 कोशिकीय स्टेज या चतुष्टांशक, ठीक है। ये 4 कोशिकीय अवस्था होती है। उसके बाद क्या होगा, इस 4 कोशिकीय अवस्था की प्रत्येक कोशिका में पुनः विभाजन होंगे, पुनः विभाजन होते हैं, जिससे ये 4 कोशिकाएं 8 कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोशिकाएं। नीचे की तरफ वही बेसल सेल चली रही है क्योंकि इनका विभाजन हम लोग बाद में कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर स्थिति क्या होगी कि ये जो अवस्था होती है इसको गोलाकार अवस्था बोलते हैं, क्योंकि राउंड शेप में है। 8 कोशिकीय अवस्था ये होती है 8 सेल स्टेज या गोलाकार अवस्था। अब क्या होगा, ये जो 8 कोशिकाएं होती हैं ये प्रत्येक कोशिका पुनः विभाजन करती है जिससे 16 कोशिकीय अवस्थाएं बनेंगी। ये 8 कोशिकाएं पुनः विभाजन करती हैं जिससे 16 कोशिकीय अवस्थाएं बनती हैं। अब ये जो 16 कोशिकीय अवस्था होगी इसमें क्या होगा, ये मध्य पोर्शन, ये एपिकल सेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, तो बेसल सेल के बारे में इसके बाद हम डिवाइड की बात करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कुछ इस प्रकार की संरचना तैयार हो जाती है। अब क्या होगा कि ये जो 16 कोशिकीय अवस्था है इन कोशिकाओं में से यहां पर सबसे पहले युग्मनज बना, अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, 2 कोशिकाएं बनी, एक एपिकल सेल एक बेसल सेल हो जाती है। एपिकल सेल में विभाजन होगा अनुदैर्ध्य जिससे कि 2 कोशिकाएं बनती हैं, और बेसल सेल में विभाजन होंगे अनुप्रस्थ, लेकिन आगे के प्रोसेस हम लोग बाद में कवर करेंगे। उसके बाद जो शीर्षस्थ कोशिका होगी जो अनुप्रस्थ विभाजन होंगे जिससे 4 कोशिकाएं बनेंगी, फिर विभाजन होंगे 8 कोशिकाएं बनेंगी, फिर विभाजन होंगे 16 कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। अब ये जो 16 कोशिकाएं होती हैं
इन कोशिकाओं में से जो बाहरी 8 कोशिकाएं होंगी परिधि की ओर, ये जो बाहरी 8 कोशिकाएं होती हैं ये तो बनाती हैं बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा किसकी? भ्रूण की। भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण करने का कार्य करती है। और अंदर की जो 8 कोशिकीय समूह होगा ये बनाता है बीज पत्र। आ रही बात समझ में? तो ये जो गोलाकार संरचना होगी ये एक हार्ट शेप वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि हृदयाकार संरचना में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि भ्रूण परिवर्तन जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस दौरान इसमें 2 अवस्थाएं क्लियर की जाती हैं। एक तो गोलाकार अवस्था होती है, यानी कि भ्रूण जब कन्वर्ट होता है या युग्मनज से भ्रूण बनता है तो उस जर्नी में 2 अवस्थाएं देखने को मिलती है। एक होती है गोलाकार अवस्था, एक होती है हार्ट शेप अवस्था या हृदयाकार अवस्था। ठीक है, तो ये हार्ट शेप अवस्था है। इस तरह की स्ट्रक्चर तैयार होती है, यह हार्ट शेप अवस्था होती है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो बाहरी 8 कोशिकाओं का समूह होता है ये तो बनाता है भ्रूण की बाह्य त्वचा, और अंदर की जो 8 कोशिकाओं का समूह होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बीज पत्र में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो कन्वर्जन हम लोग देखते हैं ये किस प्रकार का नजर आएगा हमें? इस तरह की संरचना में नजर आती है। ठीक है, जिसमें ये जो पालियां आपको नजर आ रही हैं ये तो कहलाती हैं बीज पत्र, जो कि किससे बने हैं? आंतरिक 8 कोशिकाओं के समूह से बने हैं। और इसकी जो बाह्य त्वचा होती है वो किससे बनी है? जो बाहर की 8 कोशिकाएं थी उनसे इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये जो होती हैं इनको कहते हैं बीज पत्र दोनों। ठीक है, अब ये बीज पत्र क्या काम करते हैं? इनके अंदर पाया जाता है पोषण। ये पोषण क्या काम करेगा कि जो बीज जब अंकुरित होगा तो अंकुरित होने के समय उस भ्रूण को पोषण देने का काम करते हैं या उसको नए रूप में विकसित होने में हेल्प करते हैं, ताकि वो पोषण के अभाव में अपना सर्वाइव खोए ना। अब यहाँ पर स्थिति क्या आएगी? अब बात कर ली हमने शीर्षस्थ कोशिका के विभाजन की कि शीर्षस्थ कोशिका कैसे विभाजित होती है, इसका फ्यूचर क्या होता है। अब बात करते हैं बेसल सेल के बारे में, लेकिन हम रेंडल में देख लेते हैं वापस से कि शीर्षस्थ कोशिका किस प्रकार से विभाजित हो रही है। सबसे पहले हमने बात की कि 2 जो युग्मक होते हैं इन 2 युग्मकों के संलयन से क्या बनेगा? युग्मनज बनता है। जैसे ही युग्मनज बन जाएगा इस युग्मनज में क्या होता है कि एक अनुप्रस्थ विभाजन होगा जिससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका ऊपर की तरफ होगी जिसे एपिकल सेल बोलेंगे, शीर्षस्थ कोशिका बोलते हैं, और एक कोशिका होती है नीचे की ओर, इसे हम बेसल सेल बोलते हैं। शीर्षस्थ कोशिका जो होगी इसमें एक अनुदैर्ध्य विभाजन होगा जिससे 2 कोशिकाएं डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। 2 कोशिकाएं डिवाइड हो जाएंगी, इनमें पुनः अनुपस्थित विभाजन होगा जिससे 2 कोशिकाओं से 4 कोशिकाएं बनेंगी। इन 4 कोशिकाओं में पुनः विभाजन होगा जिससे 8 कोशिकाएं बनती हैं। 8 कोशिकाओं की प्रत्येक कोशिका में विभाजन होगा जिससे 16 कोशिकाएं बनती हैं। और ये जो 16 कोशिकाएं होंगी ये 2 लेयर में कन्वर्ट हो जाती हैं, एक बाहरी लेयर बाह्य त्वचा के रूप में और एक आंतरिक कोशिकाओं का 8 समूह होता है जो आंतरिक लेयर के रूप में कहलाता है। अब बाहरी जो 8 कोशिकाएं होंगी ये क्या काम करती हैं? भ्रूण की बाह्य त्वचा बनाती हैं। ठीक है, और अंदर की जो 8 कोशिकाएं होंगी ये क्या काम करती है? बीज पत्र का निर्माण करती हैं। तो ये बाह्य त्वचा जो थी 8 कोशिकाओं का समूह, इन्होंने तो बाहरी लेयर का निर्माण कर ली है, और उसके बाद जो आंतरिक 8 कोशिकाएं समूह होंगी ये क्या काम करते हैं? बीज पत्र का निर्माण करती हैं। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं बेसल सेल के फ्यूचर के बारे में। एपिकल सेल का डिवीजन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब बात करते हैं बेसल सेल। तो बेसल सेल में क्या होगा कि बेसल सेल में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं जब तक कि ये 8 से 10 कोशिकाओं में डिवाइड नहीं हो जाती हैं। आगे बात समझ में। तो इनमें निरंतर विभाजन चलते जाएंगे जिससे ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10। अब यहां पर क्या होगा? एक कोशिका बेसल सेल, इसमें संतुलित विभाजन हुआ, 2 कोशिकाएं बनी। ठीक है, 2 से 4 बनेंगी। अब इस तरह से करते करते ये 8 से 10 कोशिकी 8 या 10 कोशिकी अवस्था में डिवाइड हो जाती हैं। इनका निर्माण 8 से 10 कोशिकी अवस्था युक्त हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर हम कम कोशिकाएं बना रहे हैं, ये 8 से 10 कोशिका लंबा इसका निलंबक होता है। अब ये जो आधारी कोशिका डिवाइड होकर के 8 से 10 कोशिका लंबी जो संरचना बना रही है उसको नाम दिया जाता है निलंबक। हम यहाँ पर 3 या 4 कोशिकाओं के रूप में इसे स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हालांकि 8 से 10 कोशिका लंबा होगा और इन कोशिकाओं के सबसे अंत की जो कोशिका होती है वो फूल करके एक संरचना बनाती है जिसे हम नाम देते हैं चूष्कांग, ठीक है, ये कहलाती है चूष्कांग। और ऊपर की जो ये सेल का समूह होता है इसे हम नाम देते हैं निलंबक। आगे बात समझ में। अब यहां पर हम बात करेंगे कि दोनों जो पालियां होती हैं, इन दोनों पालियों के मध्य में नीचे की ओर यहां पर विकास होता है प्रांकुर का, यहां पर प्रांकुर डेवलप होगा और निलंबक की जो कोशिकाएं इस बीज पत्र के टच में रहती हैं यहां पर कोशिकाओं के रूप में एक मूलांकुर विकसित होता है, ठीक है। इस तरह से एक भ्रूण का निर्माण होगा। यह एक प्रारूपिक भ्रूण की संरचना है जो कहां पाया जाएगा, यह पाया जाता है बीजांड के अंदर, ठीक है। हम इसको रैंडमली वापस से देखते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूण का परिवर्धन, ठीक है। हम लोगों ने निषेचन प्रोसेस पढ़ लिया। निषेचन होने के बाद जो प्राथमिक नरयुग्मक होता है वो अंड कोशिका से सलित होगा और अंड कोशिका से सलित होने के बाद क्या बनाएगा, युग्मनज बनाता है। अब युग्मनज भ्रूण में कैसे कन्वर्ट होता है वो ये प्रोसेस यहाँ पर है। अभी कैसे कन्वर्ट होगा कि जैसे ही निषेचन हो जाएगा, निषेचन होने से युग्मनज बनता है, युग्मनज बनने के बाद इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होगा जिससे 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक ऊपरी शीर्षस्थ कोशिका और एक आधारी बेसल सेल जिसे हम कहते हैं। शीर्षस्थ कोशिका में क्या होगा, ये दोनों कोशिकाएं साथ साथ विभाजित होती हैं लेकिन इसको अलग अलग समझने के हिसाब से अलग अलग पढ़ते हैं। शीर्षस्थ कोशिका में विभाजन होगा कौन सा, अनुदैर्घ्य, जिससे 2 कोशिकाएं बनेंगी और इसमें बेसल सेल में अनुप्रस्थ विभाजन ही चलते हैं। ये अनुप्रस्थ विभाजन कब तक चलते जाएंगे, जब तक कि 8 या 10 कोशिकीय लंबी वृंतनुमा संरचना न बन जाए, यानी कि इस तरह की संरचना न बन जाए, जब तक ये बेसल सेल डिवाइड होती ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद इसमें शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्घ्य विभाजन हुआ, 2 कोशिकाएं बनी, इनमें फिर अनुप्रस्थ विभाजन होगा, 4 कोशिकाएं बनेंगी, फिर विभाजन होगा, 8 कोशिकाएं बनेंगी, फिर 8 कोशिकाओं में फिर विभाजन होता है जिससे 16 कोशिकीय अवस्था का निर्माण होगा। और ये 16 कोशिकीय अवस्थाएं इस प्रकार से संरचना बनाती हैं कि एक हार्ट शेप हमें नजर आता है। तो भ्रूण के परिवर्धन में 2 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। पहली अवस्था तो क्या हो जाएगी, गोलाकार अवस्था, जो कि 8 कोशिकाओं के रूप में नजर आ रही है। उसके बाद ये 16 कोशिकीय अवस्था जब बनाता है तो हार्ट शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 अवस्थाएं हो जाती हैं। पहली तो हो जाएगी गोलाकार संरचना या गोलाकार अवस्था, दूसरी हो जाती है हार्ट शेप अवस्था या हृदयाकार अवस्था। अब यहाँ पर जो 16 कोशिकाएं बनती हैं, 16 कोशिकाओं में से 8 कोशिकाएं तो बाहर की ओर होती है और 8 कोशिकाएं मध्य में होती हैं। बाहर की जो कोशिकाएं होंगी वो कोशिकाएं क्या बनाती हैं, भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण करेंगी और मध्य की जो 8 कोशिकाएं होती हैं वो क्या बनाती हैं, अंदर की ओर पालियों का निर्माण करती हैं। तो ये पालियां जो बन रही हैं ये तो अंदर की 8 कोशिकाओं से बनी है और बाहरी लेयर जो बनती है वो बाहर की 8 कोशिकाओं से बनती है। उसके बाद जो बेसल सेल ने विभाजन किए थे, विभाजन करने के बाद जो 8 से 10 कोशिका लंबी वृंत बनाया था, लेकिन समझने के हिसाब से हम लोग यहाँ पे 4 या 5 कोशिकाएं ही बनाते हैं, ठीक है। और इसमें जो ये कोशिकाएं बनेंगी, 8 से 10 कोशिका लंबा वृंत बनेगा, इसमें सबसे आधारी कोशिका जो होती है वो फूल जाती है और चूष्कांग का कार्य करती है। अब ये चूष्कांग का कार्य क्यों कर रही है, क्योंकि डेवलप होते हुए भ्रूण को पोषण देने के लिए भ्रूणपोष से पोषण को ग्रहण करती है, उसको एब्जॉर्ब करती है, तो ये चूष्कांग वो काम करेगा, ठीक है। इसमें जो लंबा वृंतनुमा संरचना है ये निलंबक कहला रहा है। निलंबक का वो ऊपरी सिरा जो कि बीज पत्र के टच में रहता है, वहां पर मूलांकुर का विकास होगा और बीज पत्रों के मध्य में क्या होता है, प्रांकुर का विकास होता है। बीज पत्र क्या होते हैं, बीज पत्रों में पोषण होता है जो कि डेवलप होते हुए मूलांकुर और प्रांकुर को पोषण देने का काम करता है। अब जब बीज को मृदा में उगाया जाएगा तो मूलांकुर से तो मूल का विकास होगा और प्रांकुर से प्ररोह तंत्र का विकास होगा, यानी कि पादप का ऊपरी एरिया निकलता है, ठीक है। इस प्रकार से भ्रूण का परिवर्धन होता है। टॉपिक समझ में आ गया, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।